Hello students, welcome back to your favorite channel Magnet Brains. I am Gauri Jadhav, an economics educator, and today we are going to discuss NCERT solutions of correlation chapter. देखो कोरिलेशन में एक तो थ्योरी वाला पोर्शन भी बहुत डिफिकल्ट है बिकॉज बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, प्लस प्रैक्टिकल तो अपने आप में कार्ल पियर्सन का बहुत चैलेंजिंग है ही, लेकिन इतना नहीं है, आप 2-3 बार करोगे आपको उसमें फ्लुएंसी आ जाएगी, एक्यूरेसी आ जाएगी। एनसीईआरटी सॉल्यूशंस जब मैं आपका पूरा बना रही थी तो मैंने देखा कि उसमें 50% आपके थ्योरी क्वेश्चंस हैं, 50% आपके नॉर्मल आपके क्वेश्चंस रहने वाले हैं, प्रैक्टिकल वाले, तो दोनों को अपन सॉल्व करने वाले हैं, तो बिल्कुल आपको बने रहना टिल एंड स्टूडेंट्स। तो अराउंड 20 क्वेश्चंस हैं हमारे पास लगभग, तो डरना नहीं बिकॉज स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चंस पूरे थ्योरी बेस्ड है, जल्दी जल्दी हो जाएंगे, सो डोंट हैव टू वरी। राइट स्टूडेंट्स, एज यू ऑल नो कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जो आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। वी टॉक अबाउट सीबीएसई, वी कवर क्लासेस फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12 एंड वी ऑल्सो हैव अ हिंदी मीडियम चैनल जहाँ पे हम कवर करते हैं आप सभी के लिए क्लासेस 6 से लेकर क्लास 12 तक। वहाँ पे जो डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स को हम फॉलो करते हैं वो है हमारे पास एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। तो आपको बिल्कुल बने रहना है स्टूडेंट्स मैग्नेट ब्रेन्स पर। ओके एंड स्टूडेंट्स वी ऑल्सो प्रोवाइड ई नोट्स एंड ई बुक्स, उसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी, तो कभी भी जाके आप देख सकते हैं, बस आपको जल्दी से करना है लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। ओके सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। सो एनसीईआरटी सॉल्यूशंस फॉर चैप्टर नंबर 6 कोरिलेशन। फाइन, चलो तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 मेरे पास गिवन है, द यूनिट ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन हाइट इन फीट एंड वेट इन केजीज इज केजी फीट, परसेंटेज, नॉन एग्जिस्टेंस। द यूनिट ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट, the question here is, does correlation has a unit? जब मैं आपको पहला हमारा जो सेशन था जहाँ पे मैं आपको कोरिलेशन के बारे में पढ़ा रही थी, वहाँ पे हमने डिस्कस किया था एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी ऑफ कोरिलेशन, दैट कोरिलेशन डज नॉट हैव एनी यूनिट, नॉन एग्जिस्टेंट है, कोई कोरिलेशन का यूनिट नहीं है। तो कोरिलेशन कोफिशिएंट हैज नो यूनिट, इट इज प्योर न्यूमेरिकल टर्म यूज्ड टू मेजर द डिग्री ऑफ एसोसिएशन बिटवीन वेरिएबल्स, की कौन किससे कितना रिलेटेड है सिर्फ इतना देखना, उसकी कोई यूनिट नहीं है। हम कोरिलेशन को किसी यूनिट में डिफाइन नहीं करते, रुपीज़ को हम लोग इसमें डिफाइन करते हैं या ऐसे लिख देते हैं, या केजीज में किसी चीज़ को हम डिफाइन करते हैं, मैं किसी चीज़ का वेट ले रही हूँ, हाइट को सेंटीमीटर्स में हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेकिन कोरिलेशन का कोई भी यूनिट नहीं होता। कोफिशिएंट डज नॉट हैव एनी यूनिट टू मेजर, वो इंडिपेंडेंट है, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ न्यूमेरिकल फॉर्म में वो लिखते हैं। न्यूमेरिकल वैल्यू रहती है, बाकी कोई यूनिट नहीं रहता, नो यूनिट। यही क्वेश्चन एमसीक्यू में आ जाता, आप लोग फिर क्या करते? सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कोरिलेशन का कोई भी ऐसा पर्टिकुलर यूनिट नहीं है कि कोई आंसर निकला तो आपको लिखना है। हाँ, उसका सिंबल ज़रूर है, हम उसको आर से डिनोट करते हैं, लेकिन ये इसका यूनिट नहीं है, ये इसको सिर्फ दिखाने का एक एसोसिएशन का तरीका है, ये कोई यूनिट नहीं है। ठीक है, टेक अ स्क्रीनशॉट, मैं यहाँ पे लिख ही देती हूँ। क्लियर, समझ गए इस चीज़ को? टेक अ स्क्रीनशॉट। Done. Question number 2. The range of simple correlation coefficient is 0 to infinity, -1 to +1, -infinity to infinity. हमने पढ़ा है ना कि कोरिलेशन कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है, हमने पढ़ा है वो नेगेटिव भी हो सकता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, तो आपको उसकी रेंज बतानी है। देखो रेंज ऑफ कोरिलेशन पे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं अलग अलग टाइप के, तो आपको प्रिपेयर्ड रहना कि कैसा क्वेश्चन मेरे पास आ सकता है। आपको बताना है द रैंक ऑफ सिंपल कोरिलेशन स्टूडेंट्स, जल्दी। कोरिलेशन की जो डिग्री रहती है इन्फिनिटी तक तो नहीं रहती, हम 1 से मेजर करते हैं, तो मतलब 0 to 1 भी नहीं है, वो है +1 से लेके -1 तक। वैल्यू कहाँ से डिफर करती है? +1 से लेके -1 तक। अगर आपको याद है जब मैंने एक पूरा डिग्री का चार्ट बनाना आपको सिखाया था, कि मैंने आपको बताया था कि अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं, हमारा 1 से शुरू कर रहे हैं,
1 है, देन 0.9 है, 0.75 है, 0.25 है, 0 है। अगर ये पॉजिटिव है तो सेम हमारा नेगेटिव में भी होगा, यानी +1 से लेके -1 तक की डिग्रीज हमारे पास देखने को हमें मिल जाती हैं। दैट इज वाई वी कैन से दैट द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट लाइज बिटवीन -1 to +1। इफ द वैल्यू लाइज आउटसाइड इट सो इट इंडिकेट्स नो कोरिलेशन, इसी के अंदर रहनी चाहिए। समझ आया? इसलिए -1 to क्या हो जाएगा, +1। टेक अ स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इफ द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ऑफ x and y इज पॉजिटिव, द रिलेशनशिप बिटवीन x and y इज द टाइप ऑफ। पॉजिटिव कोरिलेशन पढ़ा है, नेगेटिव कोरिलेशन पढ़ा है, जीरो कोरिलेशन पढ़ा है। अगर पॉजिटिव कोरिलेशन है इसका मतलब क्या होता है, व्हेन y इंक्रीजेस x ऑल्सो इंक्रीजेस, व्हेन y डिक्रीजेस x ऑल्सो डिक्रीजेस या इंक्रीजेस। एक है हमारे पास, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, y इंक्रीज हो रहा है, x भी इंक्रीज हो रहा है। एक है हमारे पास अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, अनेक में क्या हो रहा है, व्हेन y इंक्रीजेस x डज नॉट चेंज, मतलब नो चेंज, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। पॉजिटिव का मतलब ये है कि जहां जहां तुम चले वहां वहां हम चले, मतलब व्हेन y इंक्रीजेस x ऑल्सो इंक्रीजेस। पॉजिटिव रिलेशन का मतलब है कि बोथ आर गोइंग इन द सेम डायरेक्शन, नेगेटिव का मतलब है बोथ आर गोइंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। अगर कोई आगे बढ़ रहा है तो दूसरा नीचे की तरफ जा रहा है, तो मतलब यहाँ पे क्या लिखा है, दोनों के बीच में पॉजिटिव रिलेशन का मतलब क्या रहता है, सेम डायरेक्शन। अब जरूरी नहीं है कि सेम डायरेक्शन हमेशा अपवर्ड हो, वो डाउनवर्ड भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस सेम डायरेक्शन में तो पॉजिटिव है, अपोजिट डायरेक्शन में तो नेगेटिव है। अगर बिल्कुल ही कुछ नहीं तो वो नो कोरिलेशन है। क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट। डन। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 4। अब क्या बोल रहे हैं, द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ऑफ x and y इज इक्वल टू 0, द वेरिएबल x and y आर। अगर दोनों के बीच में जीरो रिलेशन है, मतलब दोनों बिल्कुल रिलेटेड ही नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, नॉट लाइनरी, जो हमारे पास रहता है एक तरीके से लीनियरी रिलेटेड, मतलब कोई लीनियर कोई कोरिलेशन उनके बीच में नहीं है ये बिल्कुल। क्योंकि लीनियर कोरिलेशन अगर हम बात कर रहे हैं, वी डिफाइन इट विद द कर्व ना, कि अगर ये पॉजिटिव कोरिलेशन है कि नेगेटिव कोरिलेशन है, ऐसे ही तो अपन डिफाइन करते हैं। तो अगर दोनों के बीच में कोई ऐसा सिस्टम नहीं है तो वो नो कोरिलेशन वाला है, जीरो से इंडिकेट किया। इंडिपेंडेंसी की कहीं बात नहीं होती कोरिलेशन में, या तो कोरिलेटेड हो या तो नहीं हो, इंडिपेंडेंट वाला नेचर कहीं नहीं आएगा। सो दैट इज व्हाई इट इज नॉट linearly related. Clear? So it means that there is absence of linear relation between the variables, but there may exist a non-linear relation between the variables. Done? क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ऑफ द फॉलोइंग 3 मेजर्स विच कैन मेजर एनी टाइप ऑफ रिलेशनशिप, किसी भी टाइप के रिलेशनशिप को मेजर कर सकता है। देखो स्कैटर डायग्राम तो हमने देखा था, वो ज़्यादा किसी काम का है नहीं, तो बात हमारे पास किसकी बची है, फर्स्ट एंड सेकेंड की। कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की एक डीमेरिट ये थी कि वो क्वालिटेटिव टर्म्स को नहीं मेजर करता था, लेकिन स्पियर्समैन इज लाइक अ सुपरमैन, वो सब कर लेते हैं। मतलब अगर किसी भी टाइप की सिचुएशन को हैंडल करना है, चाहे वो क्वालिटेटिव इन नेचर हो चाहे वो क्वांटिटेटिव इन नेचर हो, अगर मेरे पास ऐसा कोई डेटा गिवन है तो हम उसको स्पियर्समैन रैंक कोरिलेशन से बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। तो स्पियर्समैन रैंक कोरिलेशन इज द मेजर बाय विच we can solve any measure type of relationship, but Carl Pearson's coefficient is the most widely used method due to the precision of the value of r. तो हम यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हमसे कोई बोला जाएगा कि सबसे बेटर तरीका कौन सा है तो कार्ल पियर्सन्स का है। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं कि एनी टाइप ऑफ रिलेशनशिप अगर मुझे फिगर आउट करना है, कोरिलेशन फिगर आउट करना है, तो उसके लिए स्पियर्समैन सही है। लेकिन अगर आपको प्रिसिशन पे जाना है, एक्यूरेसी पे जाना है, तो कार्ल पियर्सन्स है। क्लियर? ये सबसे ज़्यादा एक्यूरेट आपको मिलेगा, ये एनी के लिए चल जाएगा। ठीक है, स्कैटर डायग्राम से ड्राइंग के काम है अपना, उसका और कोई काम धंधा नहीं है। ठीक है, टेक अ स्क्रीनशॉट। समझे इस चीज को? डन। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, इफ प्रिसाइसली मेजर्ड डेटा आर अवेलेबल द सिंपल कोरिलेशन कोफिशिएंट इज, मतलब अगर हमें कोई सी चीज़ को प्रिसाइसली मेजर करना है, डेटा अवेलेबल इन द सिंपल कोरिलेशन कोफिशिएंट एज एक्यूरेट, तो वो हमेशा किस में आएगा,
एज एक्यूरेट एज अ रैंक कोरिलेशन ऑफ कोफिशिएंट, मोर या लेस नहीं आएगा, एज एक्यूरेट आएगा, बिकॉज प्रिसाइसली बोला है मतलब डिट्टो सेम वाली बात हो रही है, ठीक है। टेक अ स्क्रीनशॉट। Question number 7. Why is R preferred to covariance as measure of association? जैसे आप सभी को पता है कि जो हमारा कार्ल पियर्सन का भी निकलता है उसमें कोवेरियंस का जो फॉर्मूला है उसको हम लोग R से ही लिखते हैं। तो R से क्यों लिखते हैं? R का मतलब क्या है? Coefficient correlation is preferred to covariance as a measure of association because R is independent of the change in scale and origin. कि कितना डिफरेंस आ रहा है, अगर हम किसी चीज़ को कितना ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कोई चेंज नहीं आएगा, किसी चीज़ को डिवाइड भी कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं तो कोई चेंज नहीं आएगा। तो मतलब ये एक रेंज है, इसी के अंदर उस चीज़ को आना है, जो रेंज है हमारे पास +1 से लेके -1 तक। सो इट बिकम्स हैंडी टू इंटरप्रेट द रिजल्ट्स एक्यूरेटली क्विकली। सो कोवेरियंस इज अ पार्ट ऑफ कोरिलेशन ऑफ कोफिशिएंट। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कैन आर लाई आउटसाइड फ्रॉम द रेंज डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ डेटा। देखो अगर वो आउटसाइड लाई करेगा तो वो कोरिलेशन है ही नहीं, तो उसी के अंडर हमें लाई करना है। नो, बिकॉज द वैल्यू ऑफ आर कैन नॉट लाई आउटसाइड द रेंज ऑफ -1 to +1 डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ डेटा। इफ आर इज इक्वल्स टू 1 और आर इज इक्वल्स टू -1 मतलब वो परफेक्टली कोरिलेटेड है। जीरो का मतलब है कि कोई कोरिलेशन नहीं है, लेकिन उसके बाहर कोई वैल्यू लाई नहीं करेगी, ये चीज़ हमें समझनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। डज कोरिलेशन इम्प्लाई कॉसेशन। देखो कोरिलेशन दोनों के बीच में एक एसोसिएशन को फिगर आउट करता है, लेकिन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को फिगर आउट नहीं करता। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि कोरिलेशन डायरेक्टली कहीं ना कहीं कॉसेशन का रीजन है। कोरिलेशन एसोसिएशन है कि दोनों के बीच में क्या डिग्री है, लेकिन कॉज एंड इफेक्ट का नहीं बता रहे, ठीक है। सो नो, कोरिलेशन डज नॉट इम्प्लाई कॉसेशन। Correlation only implies association between the two variables. It does not represent any kind of cause and effect relationship between them. Correlation between two variables only means that two variables are either positive or negatively correlated या बिल्कुल ही correlated नहीं है। It only measures the degree and the intensity of the relation between the variables. For example, marks scored by a student in the exams is correlated to the number of days the student went. यानी attendance को हम लोग marks के basis पे correlate कर रहे हैं कि बच्चा कितने दिन आया है, and उसके basis पे उस पढ़ाई को देखते हुए कि उसने कितने marks को score किया by him. Does not depend on the number of days he went to school. Clear? Take a screenshot. Question number 10. When is rank correlation more precise than simple correlation coefficient? देखो रैंक वाली चीज़ें तब आती हैं अगर मेरे पास कोई चीज़ क्वालिटेटिव इन नेचर गिवन है, क्वांटिफाई करने की ज़रूरत है तब, लाइक क्वालिटी बेस्ड. सो रैंक कोरिलेशन इज मोर प्रिसीशन देन सिंपल कोरिलेशन इन सिचुएशंस व्हेन इट इज़ रिक्वायर्ड कि मुझे क्वालिटेटिव डेटा से हैंडल करना है. उस केस में हमेशा स्पीयर्समैन कार्ल पियर्सन से बेटर है, which can't be done in the simple correlation. It is also useful when correlation coefficient between two variables with extreme values is quite different from each other. For example, in the beauty contest, judges may have to prepare a list of participants in order of their beauty. Now, there is no procedure or numerical system which can define a beauty. सबके अपने अपने हिसाब से ब्यूटी का परसेप्शन रहता है, therefore वो अपने हिसाब से रैंक देंगे. So in this manner, rank correlation can be used which gives more precise value than the simple correlation. तो जब भी क्वालिटी के बेसिस पे कोई चीज़ करनी है तो आप उसमें हमेशा ध्यान रखना कि स्पीयर्समैन रैंक कोफिशिएंट जो है वो बेटर है कोरिलेशन का एज कंपेयर टू द कार्ल पियर्सन. क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट नाउ. Done? Question number 11. Does zero correlation means independence?
मैंने अभी आपको समझाया था कि जीरो कोरिलेशन का मतलब इन दो जो वेरिएबल्स हैं इनके बीच में कोई एसोसिएशन नहीं है। इंडिपेंडेंसी की कहीं भी बात हुई नहीं है इस चैप्टर में। सो नो जीरो कोरिलेशन डज नॉट मीन independence. Zero correlation only indicates that there is absence of any kind of association between the two variables. There might exist a non-linear related relation between them. The zero correlation necessarily does not mean independence. So इंडिपेंडेंसी की कहीं बात नहीं हुई है, जीरो मतलब कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन हम इंडिपेंडेंसी की बात नहीं कर रहे। क्लियर? स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, फिर आगे बढ़ रहे हैं। Question number 12. Can simple correlation coefficient measure any type of relationship? ये अभी हमने MCQ भी किया है, सोचो इसका आंसर भी जल्दी नहीं बताऊंगी मैं। एनी टाइप ऑफ रिलेशनशिप के लिए क्या कार्ल पियर्सन से पूछा है इनने? सिंपल वाला, तो सिंपल वाला चल जाएगा क्या? कार्ल पियर्सन में ही आता है, डोंट वरी। थिंक एन आंसर, क्या हो सकता है? देखो अभी हमने डिस्कस किया था कि कार्ल पियर्सन जो है क्वालिटेटिव डेटा में नहीं चलता, ऐसा कोई चीज़ जो हर जगह चल जाती वो है स्पियर्समैन रैंक कोरिलेशन। तो सिंपल कोरिलेशन को कार्ल पियर्सन वाले को मानते हैं, ठीक है? इसको हम किसको मान रहे हैं? कार्ल पियर्सन वाले में मान रहे हैं। तो कार्ल पियर्सन वाले ने तो बोल दिया मैं सिर्फ क्वांटिटेटिव डेटा में डील करूंगा, लेकिन स्पियर्समैन ने क्या बोला कि भाई हम तो सारे डेटा में डील कर लेते हैं। तो इसलिए सिंपल कोरिलेशन मतलब कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट क्या सब टाइप के रिलेशनशिप में चल जाएगा? नहीं, नो। Simple correlation is not able to measure all types of relationship. It can only measure linear relationship between the variables. It is not able to interpret the non-linear relationship between the variables. In the case correlation coefficient returns the value 0, it either means there is no correlation or there is non-linear relationship which cannot be measured. Clear? Take a screenshot. तो अगर जीरो कोरिलेशन है तो जीरो आया है, इसका मतलब क्या होता है कि दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, कोरिलेशन अपना जीरो हो गया। या एक और चीज़ हो सकती है कि दोनों के बीच में नॉन लीनियर रिलेशन हो, नॉन लीनियर रिलेशन हो। इसको लिख लीजिए, कभी कभी MCQ में आ गया तो घबराना नहीं है, हमें आता है, हमने सब पढ़ा है, वी आर वेरी इंटेलिजेंट इन दैट, राइट? ओके। Question number 13 we have, collect the price of the 5 vegetables from your local market every day for a week. Calculate their correlation coefficient and interpret the results. तो अपने हिसाब से भी लिख सकते हो उसको, ऐसा कभी कभी आपके मन से भी आपको लिखना पड़ सकता है क्वेश्चन। सो हाइपोथेटिकल का मतलब है इमेजिनरी। देखते हैं हर रोज़ क्या करना है, हमें 5 वेजिटेबल्स के नाम लिखने हैं। वी हैव बेबी कॉर्न, वी हैव ब्रोकली, वी हैव अनियन, वी हैव पोटैटो एंड वी हैव टमाटो। ठीक है, वेजिटेबल्स में नहीं आता वैसे, टमाटो फ्रूट्स में आता है, लेकिन वेजिटेबल्स में हम लोग काउंट कर लेंगे। ठीक है, सो वी हैव 7 डेज ऑफ द वीक, 7 डेज हमने लिख दिया, एन की वैल्यू आ गई 7। नाउ पोटैटोज हमने लिख लिया कि पहले दिन 18 था, दूसरे दिन 18 था, तीसरे दिन भी 18 था, चौथे दिन 20 था, पाँचवें दिन 20 हो गया, छठवें दिन फिर से 20 हो गया एंड 7th को 21 हो गया। मतलब शुरू हुआ था लो रेट पे, ज़्यादा जैसे जैसे दिन बीतते गए इसका रेट बढ़ता चला गया। टमाटो को देख लेते हैं भाई, पहले दिन कितने का मिलता था? 30 रुपये किलो, फिर 35 हो गया, फिर 32, 32, फिर 35, 35, 32। मतलब इसका ग्राफ रहा है कि शुरू में कम था फिर बढ़ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है अनियंस का, तो पहले 35 था, फिर 36 हुआ, ऐसे करते करते लास्ट में 35 तक पहुंच गया, मतलब बाद में जाके सेम लेवल पे आ गया। बेबी कॉर्न बड़े महंगे चल रहे हैं भाई, 110 एंड लास्ट में 111 हो गए। ब्रोकली तो हमेशा से बड़ी महंगी रही है, 170 से लेके 165 तक इसका रेंज रहा है, तो मैक्सिमम रहा है 170 और मिनिमम रहा है 155। तो सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे क्या, फिर हम इसके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब हमें क्या बोला गया है कि कैलकुलेट देयर कोरिलेशन, तो कोरिलेशन ऑफ द प्राइसेस ऑफ पोटैटो एंड टमाटो देख लेते हैं। तो आलू एंड टमाटर के बीच का कोरिलेशन हमें निकालना है, पोटैटो एंड योर टमाटो। ठीक है, कोरिलेशन 2 में ही सीख रहे हैं ना अभी हम, 5-6 में नहीं सीखा, तो 2 में ही करेंगे, कोई से भी 2 उठा लो, कोई दिक्कत नहीं है, जो ईजी लगे। चलो, तो हमने क्या लिया है, सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे। ठीक है, ये हम लोग किससे निकाल रहे हैं? मीन मेथड से निकाल रहे हैं। सबसे पहले
मीन निकालेंगे, मीन के बाद हमें इन दोनों को कंपेयर करना है एंड देन हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, सिग्मा एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर। क्लियर? एंड हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। सबसे पहले पोटैटो की पूरी वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे लिख ली, ठीक है। सिमिलरली इसकी मैंने वैल्यूज़ लिख ली। अब मुझे क्या करना है, दोनों के बीच में डेविएशंस को निकालना है, यहाँ पे भी डेविएशंस को निकालना है, दोनों को ऐड करना है। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, ऑल ऑफ यू टेक अ स्क्रीनशॉट। ज़रूरी नहीं है कि आप टमाटो एंड पोटैटो का निकालो, आप किसी का भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, समझे इस चीज़ को कि नहीं समझे? क्लियर? कितने दिन है हमारे पास, 7। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 19, है ना, 19 ही वैल्यू आएगी। हाँ, एंड इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको हमें 7 से डिवाइड करना है, 30 वैल्यू आएगी इसकी, जहाँ तक मुझे लग रहा है। तो मेरे पास जो मीन है इसका कितना आ जाएगा, सॉरी वाई का जो मीन है, वाई का जो मीन है वो मेरा आ जाएगा 30 एंड एक्स का जो मीन है वो मेरे पास आ जाएगा 19। ठीक है, ये एक्स सीरीज गिवन है, वाई सीरीज गिवन है। अब मुझे क्या निकालना है, मीन डेविएशन निकालना रहेगा। तो उसके लिए मुझे क्या कंपेयर करने का, 19 को माइनस करना है। तो ये कितना हो जाएगा, 18 में से 19 को जब मैं माइनस करूँगी तो -1, यहाँ तक -1 रहेगा, 20 का +1 आ जाएगा, 21 का +2 आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो वैल्यूज़ निकली अपनी इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो ये 1 आ गया, यहाँ पे 1 1 1 1, यहाँ पे आ जाएगा 2। तो सबको प्लस कर लो, कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, 6 + 4 कितना हो गया, 10। तो इसकी वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी स्टूडेंट्स, 10 आ गई है। ठीक है, वहीं पे अगर हम बात करते हैं ये वाली वैल्यू की, तो y में से y को माइनस करना है, मतलब 26 को 30 से माइनस करना है, तो -4 आ गया। 31 में से 30 को माइनस करेंगे, 1 आ जाएगा, 26 करेंगे 2 आएगा, 35 से 5 आएगा, ऐसे करके फिर मुझे इसका स्क्वायर निकालना है। सो 4 का स्क्वायर कितना आ गया, 16, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 5 का 25। तो मेरे पास कितनी वैल्यू आ गई, 52। अब जो मुझे वैल्यू निकालनी है, इनिशियल वैल्यू निकालनी है इसकी और इसकी, मतलब सिग्मा एक्स वाई। सिग्मा एक्स वाई कैसे निकलेगा, जो आपने वैल्यूज़ निकाली है उसको मुझे क्या करना है, इनटू करना है। तो मतलब 1 को मैं 4 से करूँगी तो 1 की वैल्यू आ जाएगी, 1 को मैं 1 से करूँगी 1 की वैल्यू आ जाएगी, 1 को 2 से करूँगी 2 2, सिमिलरली 1 × 5 5 हो जाएगा। मतलब ये वाली और इसकी मेरे को एंट्री करनी पड़ेगी, क्योंकि ये y होता है ये x होता है, हमें सिग्मा एक्स वाई निकालना है। तो मुझे दोनों को क्या करना पड़ेगा, इनटू करना पड़ेगा। तो टोटल कितना आ गया, 15। क्लियर? तो बेसिकली क्या हो जाएगा, r = अपना कितना आएगा यहाँ पे, 15 आ जाएगा, है ना। 15 को मुझे डिवाइड किससे करना रहेगा, दैट इज योर समीशन ऑफ x², दैट इज योर 10, इनटू आपको इसको करना पड़ेगा स्टूडेंट्स 52 यानी 520, है ना। तो अपने पास जो टोटल वैल्यू आएगी वो कितनी की आएगी, 0.065। अगेन मैं बता रही हूँ, आर की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 15 ऊपर लिखोगे, मतलब ये जो वैल्यू है अपने पास 15 आएगी। इसको डिवाइड करना है मुझे, स्क्वायर रूट लगाएंगे, सबमिशन, इसका वैल्यू कितना आया है 10 एंड इसका कितना आया है 52। 520 की वैल्यू आएगी, तो टोटल अपना आंसर आएगा, दैट विल बी इन पॉइंटर्स, दैट इज +0.65। क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट। समझे कि नहीं समझे इस चीज़ को, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नीचे वाली लाइन भी आपको लिखनी है, जो भी हमारे पास आंसर आता है उसका कोरिलेशन अपन को लिखना ही है। तो मेरा आंसर यहाँ पे 0.65 है, तो मतलब दोनों के बीच में कोरिलेशन तो है लेकिन स्ट्रॉन्ग नहीं है। ठीक है, सो वी कैन कंक्लूड कोरिलेशन बिटवीन डिफरेंट पेयर्स ऑफ वेजिटेबल्स, और वी कैन यूज मल्टीवेरिएट कोरिलेशन टू फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन द वेजिटेबल्स। क्लियर? Question number 14. Measure the height of your classmates. Ask them the height of their batchmates. Calculate the correlation coefficient of these two variables and interpret the results. Again, height of classmates यानी दो चीज़ें लिखनी है, आपकी हाइट और आपके जो पार्टनर हैं उनकी हाइट। तो हमें इसको ले लिया है x और y के केस में, यहाँ पे मैंने हाइट्स को यहाँ पे मेंशन कर दिया है, आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हो। सेम फॉर्मूला हमारा लगेगा जो हमने पहले लगाया था, सिग्मा एक्स वाई डिवाइडेड बाय रूट, हमारे पास आ जाएगा, हमारा सबसे पहले x² आएगा यहाँ पे एंड यहाँ पे आएगा y का स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से हमारा पूरा रहने वाला है। सबसे पहले x का हम लोग स्क्वायर निकालेंगे, कितना है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6। ठीक है,
देन वी हैव 6 है हमारे पास, देन वी हैव 6 हेयर। तो सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए एंड देन वी विल ट्राई टू सॉल्व इट। वैसे ऑलरेडी हम एक क्वेश्चन कर चुके हैं ऐसा, तो आपको सॉल्व करना आ जाना चाहिए, राइट। टेक अ स्क्रीनशॉट। क्लियर। अभी कितनी एन की वैल्यू गिवन है, 1 2 3 4 5 6, तो इसको मुझे 6 से डिवाइड करना रहेगा। इसकी वैल्यू अपनी कितनी आ जाएगी, 5 की वैल्यू आ जाएगी, एंड यहाँ पे कितना आ जाएगा 5.5, है ना। 33 को 6 से डिवाइड करेंगे, 5.5 की वैल्यू आ जाएगी, है ना। 6 5 30, देन अगेन 0 कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो 0.5 आ जाएगा। वहीं पे 30 को 6 से डिवाइड करोगे 5 की वैल्यू आ जाएगी। ये मेरे पास वैल्यू आ गई। सबसे पहले मुझे क्या निकालना रहेगा, मीन डेविएशन निकालना है। देख लेते हैं कैसे निकलेगा, है ना। तो 5.5 को माइनस करोगे 55 से तो वैल्यू 0 आ जाएगी। 5.2 को माइनस करोगे 5.5 से तो 0.3 की वैल्यू आएगी। 5.4 को करोगे तो 0.11, 5.6 को करोगे तो 0.1 एंड 5.8 को करोगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा 0.3। क्लियर। सिमिलरली 5 से इसको माइनस करते करते मैं y की भी वैल्यूज़ यहाँ पे कैलकुलेट करती चली जाऊँगी। जो मेरे पास x की वैल्यू आई है, अब मुझे क्या करना है स्टूडेंट्स, इसका क्या करना है, स्क्वायर निकालना है। ठीक है, 3 का स्क्वायर अपना 9 आएगा, 1 का 1 रहेगा, 3 का स्क्वायर 9। पॉइंटर्स अपन को लगाने पड़ेंगे, सिंपल है। यहाँ पे भी 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 का 36 होता है, 4 का 16 होता है, इसका 25 होता है। जो टोटल निकल के आ रहा है मेरे पास, इसका आ रहा है 0.20, इसका आ रहा है 1.02, ये आया। एंड सिमिलरली इसका भी अब मुझे क्या करना है, ये जो वैल्यूज़ निकली है एक्स को y में इंटू करना पड़ेगा। 25 को इधर से 0 करोगे 0 आएगा, 36 को 3 से करोगे हमारे पास 18 आ जाएगा यहाँ पे, 3 इंटू ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू को हम लोग करेंगे y को, है ना। सो 3 इंटू 6 मेरे पास 18 आ गया, 0, 1 इंटू 4 4 आ जाएगा, 3 इंटू 5 मेरे पास 15 आ जाएगा। तो इसका मैंने टोटल निकाला तो मेरे पास कितनी वैल्यू आ रही है, 0.29। तो मुझे इसको पूरा का पूरा फॉर्मूला में पुट करना है। ठीक है, तो मेरा आंसर आ जाएगा दैट इज़ योर 0.613। यानी सबसे पहले हमें क्या लिखना है, सिग्मा एक्स वाई हम लिखेंगे। तो मेरे पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है हमारे पास 0.29, उसको हमें डिवाइड करना रहेगा। ठीक है, पहले एक्स की बता दीजिए, एक्स की वैल्यू मेरे पास कितनी आ रही है, दैट इज़ 0.20, इसको हम इंटू कर लेंगे 1.02 से। तो जो मेरे पास वैल्यू आएगी दैट विल बी अराउंड 0.613। आप इसको सेंटीमीटर्स में भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, तो कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा आपका। ठीक है, टेक अ स्क्रीनशॉट नाउ। समझे कि नहीं समझे इस चीज़ को, पक्का? ओके डन स्टूडेंट्स, क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, समझ आ गया नहीं वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 है, लिस्ट सम वेरिएबल्स वेयर एक्यूरेसी मेजरमेंट इज डिफिकल्ट। ऐसी चीज़ें जहाँ पे मेजरमेंट डिफिकल्ट होता है, क्वालिटेटिव इन नेचर वाली चीज़ें हैं, जैसे कि आप सभी को पता है ब्यूटी हो गया, ऑनेस्टी हो गया, इंटेलिजेंस, एबिलिटी, ब्रेवरी, फेयरनेस, राइट। इसमें आप लिख सकते हो वरी, लिख सकते हो एक्साइटमेंट, लिख सकते हो। ये सारे इमोशंस जो होते हैं क्वालिटेटिव इन नेचर होते हैं। टेक अ स्क्रीनशॉट, अपने हिसाब से 3-4 ऐड करके मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना है सभी को। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास क्या थे, कुछ एग्जाम्पल्स हैं, beauty, honesty, intelligence, ability, bravery, right? So these are all emotions, qualitative in nature. Okay. Question number 16 देखते हैं, interpret the values of r as 1, -1 and 0. r की वैल्यू अगर +1 है तो पॉजिटिव है, माइनस है तो नेगेटिव है, परफेक्टली कोरिलेटेड होंगे, लेकिन दोनों, 0 का मतलब दोनों के बीच में कोनो रिलेशन नहीं है। तो सबसे पहले r इज इक्वल्स टू 1, इसका मतलब रहता है इट इज परफेक्टली कोरिलेटेड और पॉजिटिव है, परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन है दोनों वेरिएबल्स के बीच में। वहीं पे अगर r की वैल्यू -1 में आ रहा है तो इंडिकेट करता है देयर इज अ परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स। एंड अगर r की वैल्यू 0 बोलते हैं मतलब दोनों के बीच में कोई भी रिलेशन है ही नहीं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से अब।
क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं. Why does रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट डिफर फ्रॉम पियर्सन्स कोरिलेशन कोफिशिएंट? देखो, कार्ल पियर्सन का जो कोफिशिएंट है वो बेसिकली प्रिसिशन है, एक्यूरेसी ज़्यादा है एंड कॉम्प्लेक्स भी है कैलकुलेट करने में, एंड सिर्फ उसमें क्वांटिटेटिव डेटा चलता है. लेकिन जब मैं बात करती हूँ रैंक कोरिलेशन की, तो यहाँ पे ये चीज़ें अच्छी हैं कि किसी भी टाइप के डेटा को हम लोग यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं, दोनों के बीच में कोरिलेशन फिगर आउट कर सकते हैं. शायद प्रिसिशन इतना नहीं है, ईजी है कैलकुलेट करना, लेकिन प्रिसिशन कार्ल पियर्सन जितना नहीं है, राइट. सो दैट इज़ वाई दोनों के बीच में एक मेजर डिफरेंस ये आता है कि एक क्वालिटेटिव नेचर को करता है और एक क्वांटिटेटिव नेचर को करता है, बाकी सारी चीज़ों को कर लेता है. सो रैंक कोफिशिएंट डिफर्स फ्रॉम Pearson correlation coefficient because in rank coefficient specific ranks are assigned to the data which leads to the loss of information and all the information regarding the data is not utilized because हमें सिर्फ रैंक देके अपने दोनों का फॉर्मूला निकालना है और अप्लाई कर देना है. तो प्रिसिशन नहीं रहता, एक्यूरेसी नहीं रहती है. Only if the data in the rank coefficient method is ranked precisely, it leads to similar values as the Pearson's coefficient. The value of rank coefficient also differs due to the first difference of the value of items in the series arranged are almost never constant. Generally, both the methods result in the same value of R, but Pearson's coefficient is more widely used than the rank coefficient as it utilizes information and पूरी सीरीज को इन्वॉल्व करता है. हर एक चीज़ को इन्फॉर्म करते हैं, दो बार रेक्टिफाई करते हैं, कभी मीन से कर रहे हैं, कभी उससे डेविएशंस निकाल रहे हैं, तो वहाँ पे चीज़ें ज़्यादा अच्छे से रेक्टिफाई होती है एज कम्पेयर टू स्पीयर्समैन. सो दैट इज़ वाई हमेशा कार्ल पियर्सन्स को ज़्यादा यूज़ किया जाता है एंड उसको ही ज़्यादा माना जाता है, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी उसकी ज़्यादा है. लेकिन जब भी कोई क्वालिटेटिव नेचर की चीज़ आती है तो उस केस में हमेशा स्पीयर्समैन को बेटर माना जाता है. क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट. क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे सभी. कैलकुलेट द कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन द हाइट्स ऑफ द फादर इन इंचेस एंड देयर सन्स. ओके, तो यहाँ पे मुझे कि पूरे एक सीरीज गिवन है एक्स और वाई और मुझे दोनों के बीच में कोरिलेशन फिगर आउट करना है. अगेन क्योंकि यहाँ पे मेंशन नहीं है तो हम लोग सिंपल कोरिलेशन को यहाँ पे फिगर आउट करने वाले हैं. एक्स और वाई की सीरीज मुझे गिवन है. सबसे पहले मुझे क्या करना है, एक्स का पूरा मैं समीशन निकालूंगी, वाई का समीशन निकालूंगी, उसका मीन से डेविएशंस निकालेंगे, उस डेविएशंस का स्क्वायर करेंगे एंड उसको हमें क्या करना है, ऐसे पूरे का पूरा उसमें फॉर्मेट में लगाना है. क्लियर? तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए एंड खुद से ट्राई करने की कोशिश करिए. ये क्वेश्चन तो आपको गिवन है, कोई आपने हाइपोथेटिकल सिचुएशन नहीं ली है, तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा. ठीक है? डन? तो सबसे पहले लेट्स सी कि हमारे पास n की वैल्यू कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8. तो हमें इसको 8 से डिवाइड करना पड़ेगा, राइट. किसको? दोनों ही फिगर्स को मुझे 8 से डिवाइड करना पड़ेगा. अगर मैं 5 3 4 को 8 से डिवाइड कर दूंगी तो मेरे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 66.17. तो मुझे क्या करना है, ये 66.17 से माइनस करना पड़ेगा 65 को. इसलिए मेरे पास वैल्यू कैसी गिवन है, 1.75, 0.75, 9.75, 0.25, 1.25, 2.25 एंड 3.25 एंड 5.25. तो सबसे पहले आप ये वाला डेविएशंस को रेडी करो जल्दी. क्लियर? सिमिलरली इसको भी करेंगे तो आई थिंक इसका 67.4 या 5 है. आई थिंक लेट्स राइट 5. तो 67.5 मेरे पास इधर वैल्यू आ रही है किसकी, जब मैं y का पूरा निकालती हूँ, यानी 540 को हमें डिवाइड करना है. क्लियर? तो उसके साथ भी हमें डेविएशंस को कैलकुलेट करना है. जल्दी करिए उसको. तो अगर मैं 534 को डिवाइड करूँगी 4 से तो 8 से, तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी दैट इज 66.7. वहीं पे 540 को अगर हम डिवाइड करेंगे बाय 8 तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 67.5. ये दो वैल्यूज़ गिवन है, ये मेरे क्या हैं, दीज आर द मीन्स. अब इन मीन से ही मुझे डेविएशंस निकालने हैं. जो मैंने यहाँ पे डेविएशंस निकाले हैं, अब मुझे उसका क्या करना है स्टूडेंट्स, आई विल हैव टू डू द स्क्वायर ऑफ द डेविएशंस, राइट. टेक अ स्क्रीनशॉट इसका. देखो ये पॉइंटर्स में है, आप इसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. जैसे ही मेरे पास ये वाली वैल्यूज़ निकलेंगी,
एक्स वाई, हमारे पास एक्स माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, वाई माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा, एंड मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी। मुझे कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली इसको मेरे को अपने पूरे फॉर्मूला में लगाना है। फॉर्मूला क्या है मेरे पास, सबसे पहले आर इज इक्वल्स टू समीशन एक्स वाई ऊपर लिखेंगे अपन, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, सबसे पहले स्क्वायर रूट लगाना है, उसके बाद सिग्मा का वैल्यू निकालोगे, देन सबसे पहले आपका निकलेगा जो डेविएशन है एक्स का स्क्वायर एंड यहाँ पे निकलेगा वाई का स्क्वायर। ये मेरा फॉर्मूला है, इसी को एक्सपांड कर देंगे तो कुछ इस तरीके से मुझे लिखना है। सबसे पहले ऊपर क्या वैल्यू गिवन है, मुझे 73 है, देन मुझे क्या निकालना है 143, 143.5, इसको मुझे किससे इंटू करना है, दैट इज योर यस 194। तो मैं इसको कुछ इस तरीके से भी लिख सकती हूँ 73 डिवाइडेड बाय 166.8। 2 पॉइंटर्स में लिखो या 1 पॉइंटर में लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो कुछ इस तरीके से मेरी वैल्यूज आएगी। याद रखना स्टैटिस्टिक्स में अप्रॉक्सीमेट लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये कैलकुलेशन कैलकुलेटर से ज़्यादा होती है, लेकिन कैलकुलेटर हमें अलाउड नहीं है। आईसीएसई में अलाउड रहता है लेकिन सीबीएसई में अलाउड नहीं है। तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू भी लिखोगे तो भी चलेगा, बस मेथड सही लिखना, ठीक है। बिकॉज अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लिखोगे कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज इट्स नॉट अ मैथ्स टेस्ट। आपको याद रखना है कोई मैथ्स का टेस्ट नहीं है ये। डन। चलो क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। कैलकुलेट द कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई एंड कमेंट ऑन देयर रिलेशनशिप। तो यहाँ पे मुझे दो वैल्यूज गिवन है, अगेन मुझे सेम मेथड से इसको निकालना है। आई थिंक अब तो मेथड भी रट गया होगा। सबसे पहले एक्स और वाई का हमें निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 आ गई है, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, 0 से माइनस करना पड़ेगा, इसलिए डेविएशंस भी सेम आएंगे। वाई का अगर हम निकालते हैं कितना है 1 2 3 4 5 6, ठीक है 28 मेरे पास वैल्यू आ गई, पॉइंटर्स में वैल्यू आएगी। उसके बाद मुझे वाई का यहाँ पे डेविएशन निकालना है, ठीक है। इस तरीके से डेविएशन निकालना है, फिर उसका मैं स्क्वायर करूँगी, जैसे कि मैंने एक्स का स्क्वायर किया, वाई का स्क्वायर करना है। फिर मुझे क्या करना है, ये जो एक्स की वैल्यू निकली और जो वाई की वैल्यू निकली है, इन दोनों को मैं इंटू करूँगी, तो मेरे पास एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी, जो कि मेरा सिग्मा एक्स वाई लिखेगा। क्लियर, जल्दी से करो, आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स फॉर इट। क्लियर, जैसे कि इधर तो 0 कोई दिक्कत नहीं, 28 को आपको करना पड़ेगा थोड़ा 6 से डिवाइड, है ना, 6 से डिवाइड करना पड़ेगा। 6 5 जा 30 होता है, तो 4 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा मेरे पास, आई थिंक 4.6 आ जाएगा, 4.6 आ सकता है ना। तो 4.6 को मुझे यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है, किससे, मेरा जो y का मीन गिवन है। क्लियर, तो y का जो मीन है मेरे पास 4.6 आया है, उससे थ्रू मैं डेविएशंस निकालूंगी एंड देन मेरे पास ये टोटल वैल्यू आएगी। क्लियर, तो ये जो मेरे पास है इसका तो 0 ही रहेगा, इसका अपने पास 4.6 आ जाएगा y का मीन। जो y का मीन आया उससे मैं डेविएशंस निकालूंगी, किसके, y के। तो मुझे 9 से क्या माइनस करना पड़ेगा, 4.6, तो मेरे पास कितना आ रहा है यहाँ पे 4.33, इसका कितना है 0.67। ऐसे वैल्यूज़ लिखनी है। अब देखो, या तो हो सकता है कि आप सिर्फ एक पॉइंटर तक लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको मेंशन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एक का आपने 4.3 लिख दिया और एक का आपका 0.67 लिख रहा हो, ऐसा नहीं। अगर मैं सिर्फ 4.3 लिख रही हूँ तो मुझे सिर्फ सिंगल डिजिट तक ही लिखना है, 2 डिजिट तक नहीं लिखना है, लेकिन आपको ये मेंटेन करना पड़ेगा। क्लियर, फिर मैंने यहाँ पे y का स्क्वायर निकालना है, इंटू करना पड़ेगा आपको, ऐसे इंटू करना पड़ेगा, मेथड करना पड़ेगा, ठीक है। एंड देन हमारे पास x और y की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। देन अगेन सेम कहानी है, वी हैव अ होल फॉर्मूला टू अप्लाई। ऊपर हमारे पास 0 आ जाएगा, बिकॉज जब मेरे पास x का डेविएशन 0 आ रहा है तो उसकी वैल्यू तो 0 आएगी आएगी। देन मेरा, अब देखो 0 से कोई भी चीज़ डिवाइड होती है ना तो 0 ही आता है, तो यहाँ पे 0 कोरिलेशन आ जाएगा, सिंपल सी बात है। सो दैट इज़ वाई दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। मैंने आपको बताया है, अगर 0 आए या तो नो कोरिलेशन आएगा, या तो मेरे पास आएगा नॉन लीनियर रिलेशनशिप। क्लियर, टेक अ स्क्रीनशॉट। समझे कि नहीं समझे, याद रखना, अगर मेरे को 0 गिवन है या तो आप लिख दो यहाँ पे नो कोरिलेशन, या तो आपको लिखना पड़ेगा नॉन लीनियर रिलेशन। लिखो इसको जल्दी से। पूरी एनसीईआरटी ने स्पीयर्समैन से कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछा, बताइए ऐसा कौन ही करता है।
बट ठीक है, NCERT है, वी कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट. Next we have calculate the correlation coefficient between x and y and comment on their relationship. Again a simple question, similar question मेरे पास given है. सबसे पहले x का निकालेंगे, y का निकालेंगे, फिर आप डायरेक्टली भी x का स्क्वायर कर सकते हो, मेरा डायरेक्ट मेथड है. देन y का भी मैं स्क्वायर कर सकती हूँ. तो x की वैल्यू क्या गिवन है मुझे, 1 3 4 5 7 8 गिवन है, तो इसका सम मेरे पास 28 आ जाएगा. y का टोटल करूँगी तो 56 आ जाएगा. 1 2 3 4 5 6, 6 की वैल्यू यहाँ पे गिवन है. एक्स स्क्वायर निकालेंगे एंड वाई स्क्वायर निकालेंगे एंड मेरे पास क्या आ जाएगा, सिग्मा एक्स वाई. इसका जो फॉर्मूला रहता है हमारा कैसा रहता है, दैट इज समीशन ऑफ एक्स वाई. यहाँ पे हमें एक्स वाई का सिग्मा लगाना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है बाय एन. अब देखो ये वाला जो मेथड है ये मेरा शॉर्टकट मेथड में आता है, बिकॉज यहाँ पे मैं कोई भी एक्चुअल मीन से कैलकुलेट नहीं कर रही हूँ, राइट. तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी निकाली अपन ने, 1 3 4 5 7 और 8. ठीक है, तो मेरे पास कितना आ गया उसका समीशन 28. मुझे यहाँ पे मीन निकालने की ज़रूरत ही नहीं है. अब मुझे कुछ नहीं करना, इसी को उठा के डायरेक्टली स्क्वायर कर देना है. 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, 7 का 49, 8 का 64. फिर मुझे इसका टोटल निकाल लेना है. कितना आ गया मेरे पास, 164. सिमिलरली y मुझे गिवन है सीरीज़ 2 6 8 10 14 16, तो मेरे पास कितना आ गया 56. इसी का मैंने स्क्वायर कर लेना है. कितनी वैल्यू आ गई, 4 36 64 100 196 एंड 16 का स्क्वायर होता है 256. तो मेरे पास टोटल वैल्यू कितनी आ गई, 656. अब x और y का मतलब क्या होता है, दोनों को इंटू करना है. मतलब ये जो सीरीज गिवन है इसको इंटू कर दो. 1 का 2 2 हो गया, 3 इंटू 6 कितना हो गया 18, 4 इंटू 8 कितना हो गया 32, देन वी हैव 5 इंटू 10 50, 7 इंटू 14 98, 8 इंटू 16 मेरे पास कितना हो जाएगा 128 एंड मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई 328. तो सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से. अब कुछ नहीं करना है, मुझे जो यहाँ पे फॉर्मूला गिवन है उससे मुझे सारी वैल्यूज़ को पुट करना है. सबसे पहले 328 हमारे पास सबमिशन ऑफ एक्स वाई था, तो मैंने यहाँ पे 328 लिख दिया. सबमिशन ऑफ एक्स एंड सबमिशन ऑफ वाई कितना था, 28 एंड 56. तो आपको लिखना है 28 इंटू 56 डिवाइडेड बाय आप 6 करोगे. ठीक है, नेक्स्ट आपको इसको किससे डिवाइड करना है, अंडर रूट हमारे पास आ जाएगा एक्स का स्क्वायर दैट इज़ 164 माइनस आपको करना है 28 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6, बिकॉज 6 क्या है मेरे पास, n है. n की वैल्यू कितनी है मेरे पास 6 है. जो मैंने x सीरीज़ के किया है वो मुझे सेम टू सेम y सीरीज़ के लिए भी करना है. तो जो ऊपर का टोटल है वो मेरे पास 66.67 आ रहा है एंड नीचे का भी जो मैंने टोटल निकाला है वो कितना आ रहा है 66.67. तो मेरे पास जो टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 की वैल्यू आ जाएगी. एंड 1 क्योंकि मेरा यहाँ पे पॉजिटिव है, जब भी मेरे पास पॉजिटिव 1 आता है वो क्या इंडिकेट करता है, परफेक्टली कोरिलेटेड. Clear? So correlation coefficient between x and y is +1. Take a screenshot. Done? तो स्टूडेंट्स यही थे हमारे टॉप 20 क्वेश्चंस. हालांकि एनसीईआरटी ने कोई भी स्पियर्समैन रैंक का कोई भी हमें मेथड दिया ही नहीं, स्कैटर डायग्राम नहीं दिया, लेकिन सीबीएसई ने पूछा है. देखो याद रखने से कि एनसीईआरटी में जो कुछ क्वेश्चंस अपन को गिवन थे ना न्यूमेरिकल, सीबीएसई में ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते, थोड़े अलग हटके क्वेश्चंस आते हैं जो मैंने आपको आपके मेन उसमें कराया है. लेकिन एनसीईआरटी में गिवन है, सो वी आर डूइंग इट. लेकिन ऐसे नहीं आते, सो डोंट वरी, इतने पॉइंटर्स वाले नहीं आएंगे, बिकॉज इतने पॉइंटर्स के साथ इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डू इट विदाउट कैलकुलेटर. सो दैट इज़ वाई थोड़े ईजी ही आपको देखने को मिलते हैं, बिकॉज कैलकुलेशन बहुत टफ हो जाएगा, ऐसे पूरा एग्जाम इसी में निकल जाएगा. तो बिल्कुल घबराना नहीं है, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते. सीबीएसई में थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन आते हैं, एनसीईआरटी में गिवन है. बाकी जो अपन ने क्वेश्चन करें कैसे थे, अलग थे ना, तो वैसे ही क्वेश्चन आएंगे. सो डू नॉट वरी अबाउट इट, बस फॉर्मूला याद कर लेना. क्लियर स्टूडेंट्स, एज यू ऑल नो कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जो आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट. वी टॉक अबाउट सीबीएसई, वी कवर क्लासेस फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12 एंड वी ऑल्सो हैव अ हिंदी मीडियम चैनल जहाँ पे हम कवर करते हैं आप सभी के लिए क्लासेस 6 से लेकर क्लास 12 तक. वहाँ पर जो डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स को हम फॉलो करते हैं वो है हमारे पास दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड. एंड उसके अलावा हम ऑल्सो प्रोवाइड करते हैं आपको 3 स्पेशल कोर्सेज लाइक वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश कोर्स आपको देखने को मिल जाएगा. तो आपको बिल्कुल बने रहना है स्टूडेंट्स मैग्नेट ब्रेन्स पर. एंड स्टूडेंट्स वी ऑल्सो प्रोवाइड ई नोट्स एंड ई बुक्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी. उसके अलावा हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड व्हाट्सएप पे भी आपको फॉलो करना है ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे बिल्कुल ही मिस ना हो. तो इसी तरीके से बने रहिए मेरे साथ मैग्नेट ब्रेन्स पर. मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.